ओम धन्वंतरे नमः। आज हम बात करेंगे चरक सूत्र स्थान छठे अध्याय की, जिसमें आचार्य चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन किया है। इससे पहले पांचवें अध्याय में उन्होंने मात्रावत आहार का वर्णन किया है, जिसमें आचार्य चरक कहते हैं मात्रावत ही असितम बल वर्ण सुखायुषा, अर्थात जो भी व्यक्ति अपने अग्नि बल को ध्यान में रखते हुए मात्रा पूर्वक भोजन करता है उसे निश्चित ही बल वर्ण सुख एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन मात्रा पूर्वक सेवन किया गया आहार भी ऋतु सात्म की अपेक्षा रखता है, अर्थात यदि कोई आहार शास्त्रों में सर्वोत्तम बताया गया है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वह आहार सभी ऋतुओं में सेवन करने योग्य हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य चरक ने अगले ही अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया है। आचार्य चरक कहते हैं तस्य असित आद्यात आहाराद बलम वर्णस्य वर्धते यस्य ऋतु सात्म्यम विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्रयम, अर्थात जो व्यक्ति यह जानता है कि किस ऋतु में उसे कैसा भोजन करना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसे ही आहार का उत्तम फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इन बातों से अनजान होता है उसके द्वारा सेवन किया हुआ मात्रा पूर्वक भोजन भी निरर्थक एवं रोग का कारण बन जाता है। अतः ऋतु सात्म के अनुसार भोजन करने से ही बल वर्ण एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ ऋतु सात्म का अर्थ है ऋतु के अनुसार कौन सा आहार या कौन सा विहार हमारे लिए हितकर है। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है और सभी ऋतुएं अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। सूर्य की गति के अनुसार पूरे वर्ष को दो काल में बांटा गया है। एक काल में सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है, इसे आदान काल कहते हैं, तो दूसरे काल में सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है, इसे विसर्ग काल कहते हैं। जब आदान काल होता है अर्थात सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है, तब सूर्य की अधिक बलवान होता है, जो अपने प्रबल तेज से समस्त सृष्टि के जलियांश का शोषण कर लेता है, जिसके कारण हवाएं भी तीव्र गर्म एवं रुक्ष हो जाती है, जिसका प्रभाव संसार के समस्त जीव जंतु एवं पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। इस समय हर व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव करता है। ठीक इसके विपरीत जब विसर्ग काल होता है अर्थात सूर्य की गति दक्षिणायन होती है, दक्षिण की ओर होती है, तब चंद्रमा अधिक बलवान होता है और सूर्य का बल हीन हो जाता है। चंद्रमा की शीतलता के कारण संसार में रस अर्थात जलियांश की वृद्धि होती है। आहार एवं औषधियों में भी स्निग्धता बढ़ जाती है, जिसके सेवन से समस्त प्राणियों की शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे कि आदान काल एवं विसर्ग काल में ऋतु के अनुसार शारीरिक बल की स्थिति क्या होगी। आचार्य चरक कहते हैं आदा वंते च दौर्बल्यम विसर्ग आदान्यो नृणाम मध्य मध्य बलम तु अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत, अर्थात विसर्ग काल की पहली ऋतु एवं आदान काल की अंतिम ऋतु, इन दोनों ऋतुओं में शारीरिक बल हीन रहता है। इसी प्रकार विसर्ग काल की मध्य ऋतु और आदान काल की मध्य ऋतु, इन दोनों ही ऋतुओं में शारीरिक बल मध्यम रहता है। इसी प्रकार विसर्ग काल की अंतिम ऋतु एवं आदान काल की प्रारंभिक ऋतु, इन दोनों ऋतुओं में शारीरिक बल उत्तम होता है। और हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि किस ऋतु में हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, जिससे हम सदैव निरोगी रहें और पुरुषार्थ के कार्यों में लगे रहें। तो आज हम बात करेंगे ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु की, अर्थात चैत्र वैशाख या मार्च अप्रैल के महीनों में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। आचार्य चरक कहते हैं वसंते निश्चितः श्लेष्मा दिनकृत भाभी ई ऋतः कायाग्नि बाधते रोगान तथा प्रकुरते बहुन, अर्थात हेमंत ऋतु में शीतलता के कारण संचित हुआ जो कफ है वह वसंत ऋतु के आने पर सूर्य के ताप के प्रभाव से पिघलने लगता है और जाठराग्नि को आच्छादित करके उसे दूषित कर देता है, जिसके कारण जाठराग्नि मंद हो जाती है और अनेक प्रकार के अग्निमांद्य जनित विकारों को उत्पन्न करती है। इसलिए आचार्य चरक कहते हैं तस्मात् वसंते कर्माणि वमन आदि कार्येत, अर्थात वसंत ऋतु के आने पर वमन आदि पंच कर्म का प्रयोग करना चाहिए। वमन आदि से तात्पर्य यह है कि वमन तो कराना ही है, लेकिन यदि वैद्य को रोगी में वात और पित्त की भी संप्राप्ति दिखे तो विरेचन एवं आस्थापन बस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे डाइट एवं लाइफस्टाइल की, अपथ्य आहार एवं अपथ्य विहार की। आचार्य चरक कहते हैं गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दीवा स्वप्नम च वर्जित, क्यों, क्योंकि ये सभी कफ वर्धक है, अर्थात हमें हैवी डाइट नहीं लेनी है, जैसे उड़द की बनी हुई कोई भी चीज या मैदा से बना हुआ कोई भी चीज, ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाना है, नहीं सेवन करना है जो गुरु हो या गुरु प्रकृति का हो, जो शरीर में गुरुता उत्पन्न करता हो, जैसे चिकन मटन आदि। अधिक भोजन नहीं करना है, खट्टी चीजें नहीं खानी है, दही या इमली से बनी हुई चीजें पानी पूरी आदि हमें नहीं खाना चाहिए वसंत ऋतु में। स्निग्ध चीजें जैसे तेल से भुनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है।
मधुर रस का सेवन ज्यादा नहीं करना है। डेयरी प्रोडक्ट इस ऋतु में नहीं खाएं, जैसे पनीर वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आचार्य चरक ने कहा है, दीवा स्वप्नम च वर्जेत। दीवा स्वप्नम च वर्जेत का मतलब दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है, चारपाई से बिस्तर से दूर रहना है, सूर्योदय से पहले उठना है, फिर सीधे रात में ही सोना है। और जिसने रात्रि में जागरण किया हो या नाइट ड्यूटी किया हो, उसके लिए क्या कहते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि रात में जितनी देर जगे हैं उसका जस्ट आधा ही दिन में सोना चाहिए। जैसे अगर मान लो रात में 6 घंटे जगा हो, तो उस व्यक्ति को सुबह या दोपहर में 3 घंटे ही सोना चाहिए। तो व्यक्ति क्या करे, जब वो व्यक्ति नाइट ड्यूटी से वापस आए तो सुबह फ्रेश होकर के स्नान कर ले और खाली पेट ही सो जाए। फिर जब वो सो करके उठे तो वापस दातून करे और लघु आहार का ही सेवन करे। बाकी मैं डिटेल लेक्चर में प्रमाण के साथ बात करूंगा कि कैसे दीवा स्वप्न से रोगी बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी आदि बीमारियों की चपेट में आ जाता है, किस अवस्था में उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, और किस अवस्था में वो साध्य होता है और किस अवस्था में वो असाध्य होता है। अब हम बात करेंगे पथ्य आहार विहार की। आचार्य चरक कहते हैं, व्यायाम उद्वर्तनम धूमम कवल ग्रहम अंजनम सुखाम्बुना शौच विधम सीलियत कुसुम आगमे। कुसुम आगमे, कुसुम से तात्पर्य यहाँ वसंत ऋतु से है, अर्थात वसंत ऋतु के आने पर डेली एक्सरसाइज करनी है, उबटन लगाना है अर्थात औषध चूर्ण से पूरे शरीर का मसाज करना है। औषध से बनी जो धूमवर्ती है उससे धुएं का पान करना है मुख एवं नासिका द्वारा, एवं औषध का मुख में कवल धारण करना है, आंखों में अंजन लगाना है और गुनगुने पानी से ही स्नान करना है सिर को छोड़ करके। ये सभी के सभी कैसे होते हैं, ये सभी के सभी कफनाशक होते हैं। इसके आगे आचार्य चरक कहते हैं, चंदन अगुरु दिग्धांगो यव गोधूम भोजन सारभम सासम एड़ेयम मांसम लाव कपिंजलम भक्षेद निर्गदम सिधु पिबेत माध्विकम एववा। अर्थात शरीर में चंदन एवं अगुरु का लेप लगाना चाहिए। 1 वर्ष पुराने जौ और गेहूं का भोजन करना चाहिए। क्यों 1 वर्ष पुराने? क्योंकि जो नया जौ और गेहूं होता है वो मधुर रसात्मक होता है, कफ की वृद्धि करता है। क्योंकि वसंत ऋतु है, ऑलरेडी कफ का प्रकोप हुआ है, इसलिए 1 वर्ष पुराने जौ और गेहूं का ही सेवन करना है। और जब अति आवश्यक हो तभी औषधि के रूप में ही मांस का सेवन करें, जैसे लावा पक्षी का मांस, तीतर पक्षी का मांस आदि। मधु से निर्मित मद्य का पान करें, ये भी औषधि के रूप में। और अंत में आचार्य चरक कहते हैं, वसंते अनुभवित स्त्रीणाम कानना नाम च यौवनम। अर्थात यदि आप विवाहित हैं तो अल्प मात्रा में ही मैथुन का सेवन करें ताकि कफ का शमन हो। और सभी के सभी के लिए क्या कहा गया है, आचार्य चरक कहते हैं, ऐसे वन उपवन बाग बगीचों में घूमने जाए जहां खूब सारे फल फूल लगे हों। क्यों? ताकि उनको देखकर आपका मन आनंद से भर उठे, आप रिफ्रेश हो जाएं और आपके अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि हो और कफ के कारण बढ़े हुए तामसिक दोष की शांति हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा हो और आप डिटेल में संहिता पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।